देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो हाईवे नहीं, मौत की सड़क है। हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। जब रीमा ने प्रीत को कहा तो कार में पीछे बैठे सोमेश ने भी सहमति दी। कार चलाता हुआ प्रीत सुनकर हंस दिया और कहा, अरे यार, तुम लोग भी अंधविश्वासों पर यकीन करते हो। पीछे बैठे ज्योति ने गुस्से में आकर कहा कि अगर तुम लोग अपनी बकवास बंद कर गाड़ी चलाने पर ध्यान दो तो हम लोग सही समय पर घर पहुंच जाएंगे। रीमा, प्रीत, ज्योति और सोमेश कॉलेज में साथ पढ़ते थे और अपने घर वालों से किसी दोस्त की शादी में जाने का बहाना कर बेंगलोर से ऊटी घूमने चले गए थे। वापस लौटते वक्त काफ़ी देर हो जाने से प्रीत धूनागढ़ का हाईवे से घर लौटना चाह रहा था, पर आए दिन अखबार में उस हाईवे पर कई लाशें मिलने की खबर के कारण रीमा उसे मना कर रही थी। प्रीत और ज्योति के काफ़ी समझाने के कारण सोमेश और रीमा मान गए। सोमेश ने कहना शुरू किया कि उसका एक दोस्त रहमान अपने परिवार के साथ रात के समय इस हाईवे से निकल रहा था। तभी उन्हें पास में बड़ी तेजी से गुजरता हुआ एक औरत का साया दिखा। आगे बढ़ने पर उन्हें एक औरत दिखाई दी जिसके कपड़े खून के छींटों से भरे हुए थे। रहमान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तभी उनके गाड़ी के शीशे से कुछ टकराया और सड़क पर गिर गया। गाड़ी पर उन्हें खून के छींटे नजर आ रहे थे। अचानक रहमान ने गाड़ी में ब्रेक लगाया क्योंकि सड़क पर एक बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी। रहमान के परिवार वाले उसकी मदद करना चाहते थे और वो गाड़ी से उतरकर उस बच्ची को देखने गए और जैसे ही उसे पलटा तो देखा कि उस बच्चे की आंखें गायब थी और दिल बाहर लटक रहा था। रहमान के परिवार वाले जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठ गए और रहमान गाड़ी भगाने लगा। वो कुछ आगे बढ़े ही थे कि वो मरी हुई बच्ची सड़क पर एक औरत के साथ अपना दिल हाथ में पकड़ी खड़ी थी। रहमान ने गाड़ी का संतुलन खो दिया और कार पेड़ से जा टकराई। सुबह जब रहमान की आंखें खुली तो वो अस्पताल में था और उसका पूरा परिवार गायब था। करीब 2 दिन बाद हाईवे से सटे जंगल में उन लोगों की आधी खाई हुई लाश मिली। तब से रहमान इस हाईवे से नहीं गुजरा। ये सुनकर रीमा की हालत और खराब हो गई। प्रीत ने सोमेश को सबको डराने के लिए डांट लगाई। उनकी गाड़ी उस हाईवे पर आ चुकी थी। कार पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। साथ ही रीमा और सोमेश की दिल की धड़कनें भी। कुछ देर बाद आवाज के साथ कार का टायर पंचर हो गया। प्रीत नीचे उतरकर देख रहा था। तभी सामने से गहनों से सजी एक बहुत सुंदर सी औरत आती दिखी। प्रीत ने सोचा कोई औरत रास्ता भटक गई है तो उससे बात करने पहुंचा। औरत से पूछने पर पता चला कि वो पास के गांव की है और आज उसकी शादी थी, पर उसे लड़का पसंद नहीं था, इसलिए वो घर से भाग गई। उसने प्रीत से पूछा, आपकी शादी हो गई? प्रीत ने सोचा ऐसी खूबसूरत लड़की फिर कहाँ मिलेगी। प्रीत ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा और बोला, आपके जैसी कोई सुंदर लड़की मिली ही नहीं। इस पर उस औरत ने कहा, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे गांव चलिए। प्रीत उसकी खूबसूरती और बातों में ऐसे खोया हुआ था कि उसे ये भी आभास नहीं हुआ कि उसके दोस्त कार के इंतज़ार में खड़े हैं। प्रीत उस औरत के पीछे पीछे जंगल में चला गया। कुछ देर चलने के बाद वो औरत गायब हो गई और प्रीत को झाड़ियों में से किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ा तभी उसे किसी ने झाड़ी में खींच लिया और पूरा जंगल प्रीत की चीखों से गूंज उठा। गाड़ी में बैठे दोस्त कब से प्रीत का इंतज़ार कर रहे थे, तभी उन्हें प्रीत की चीख सुनाई दी। तीनों दोस्त कार से बाहर निकलकर प्रीत को खोजने लगे।
अभी वो तीनों बाहर निकलकर खोज ही रहे थे, तभी रीमा पर खून के कुछ बूंदें गिरी। जैसे ही रीमा ने ऊपर देखा तो ऊपर पेड़ पर प्रीत की लाश थी। एक मोटे डाल पर एक डरावना सा जीव उसकी लाश को खा रहा था। रीमा की चीख निकल गई और शायद वो जीव भी चौंक गया। प्रीत की लाश सीधे कार पर आकर गिरी। रीमा, ज्योति और सोमेश जंगल में भागने लगे। तीनों अलग अलग हो चुके थे। ज्योति को कुछ दूरी पर एक लकड़हारा लकड़ी काटता दिखा। ज्योति को कुछ अजीब लगा, पर जान बचाने के लिए वो लकड़हारे के पास मदद मांगने लगी। लकड़हारे ने मदद की भरोसा दिया और ज्योति को लेकर अपने घर आ गया। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, पर अंदर जाने पर ज्योति ने देखा कि पूरा घर खून और सड़े लाशों की बदबू से भरा हुआ था। ज्योति ने पूछा, भैया ये बदबू कैसी है? तो लकड़हारे ने कहा कि 2 दिन पहले एक तेंदुए ने आकर घर के पीछे एक कुत्ते को मार डाला है, उसी की बदबू है। ज्योति ने नहाकर लकड़हारे का बनाया हुआ खाना खाया। खाने में मांस था। ज्योति खा रही थी, पर मांस का स्वाद कुछ अजीब था। खाने के बाद ज्योति सोनी चली गई। आधी रात को अचानक कुछ आवाज़ें सुनकर उसकी नींद खुली तो उसने खुद को बंधा पाया। चारों तरफ शरीर के कटे फटे अंग पड़े हुए थे और पास में लकड़हारा अपने हथियार का धार तेज कर रहा था। लकड़हारा ज्योति को देखकर मुस्कुरा रहा था और तभी अचानक से उसने वार किया और ज्योति का दिल उसके हाथ में था। ज्योति तड़प कर मर गई। लकड़हारा ज्योति के दिल को बड़े प्यार से खा रहा था। इधर सोमेश जंगल में भागा जा रहा था। उसे औरतों के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सोमेश उस तरफ गया और पेड़ की ओंठ से झांक कर देखा तो वहां कई खूबसूरत औरतें तालाब में अटखेलियां कर रहे थे। खूबसूरत ऐसी जैसे सीधा स्वर्ग की अप्सरा हो। सोमेश देख ही रहा था, तभी उनमें से एक ने अपना चेहरा ऊपर कर ऐसे कुछ दूसरे को इशारा किया। उस औरत ने सभी औरतों को कुछ इशारा किया तो सभी औरतें तालाब से बाहर आ गईं। जब तक सोमेश कुछ समझ पाता, वो सारी औरतें उसके सामने आ गईं। सारी औरतें अब आदमखोर शैतान में तब्दील हो गईं और सोमेश पर टूट पड़ीं। जंगल में फिर सोमेश चीख गूंज उठा। रीमा भागते भागते थक चुकी थी, लेकिन उसने सड़क नहीं छोड़ी। वो रोड पर ही भागती रही। तभी अचानक सामने से उसे एक गाड़ी की हेडलाइट नजर आई। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो एक पुलिस वैन थी और इस तरह से उस रात बस रीमा की ही जान बच पाई, मगर उसके तीनों दोस्त उस रात मारे गए। आज भी थूनागढ़ के हाईवे का रहस्य बरकरार है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज हम आपको मिलाते हैं हमारे मित्र वीर बहादुर जी से। जैसा नाम वैसे ही दमदार आवाज, वैसी ही कद काठी और निडर व्यक्तित्व। वीर बहादुर जी करीब 6 फुट के होंगे। शरीर एकदम गठीला, लंबी लंबी मूछें, आंखें बड़ी बड़ी, हंसी रावण से कम न थी। जैसा शरीर वैसी ही मोटी बुद्धि। उनको तो डर लेश मात्र का नहीं लगता था। कभी किसी से भी भिड़ जाना उनके प्रवृत्ति में था। बस उन्होंने अपनी जवानी के दिन जीने में बाद अब तीसरी इंग्लिश मतलब बुढ़ापे को जीने की तैयारी में चल पड़ी थी। उनकी उम्र लगभग 55 वर्ष होगी। चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थीं। वीर बहादुर जी बिहार के मुंगेर जिले के एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उनके घर से सरकारी दफ्तर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। वो साइकिल से 1 घंटे में घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आसानी से चले जाते थे। जैसा उनकी कद काठी थी,
उससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये उनके लिए आम बात थी। उनका खान पान इस उम्र में भी बहुत अच्छा था। उनकी एक और आदत थी कि सप्ताह के 6 दिन दफ्तर से आते वक्त शाम को 2 बोतल ताड़ी ज़रूर पीते थे। ये उनकी दिनचर्या में शुमार था। सुबह उठना, 100 दंड बैठक लगाना, 30 मिनट की दौड़, फिर बहुत सारा कसरत करना, ये आम बात था। सुबह 5 बजे से ये सब शुरू हो जाता और ये सब ख़त्म कर आधा लीटर दूध अकेले गटक जाते हैं। फिर खाना खाकर दफ्तर निकल जाते थे। ये बात सन 1980 की है। चलिए सुनते हैं वीर बहादुर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज दोपहर 3 बजे हम लोगों की तनख्वाह बटी और जिस दिन तनख्वाह मिलती है उस दिन तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि एक दिन मैं मन भर के ताड़ी पीता हूँ। सो अब तो मुझे जल्दी है कि मेरी छुट्टी हो जाए। तभी बड़े साहब मेरे डेस्क पर आकर बोले, अरे वीर बहादुर, ये 3 फाइल आज कंप्लीट कर दो, ये कल जानी है। तो इस पर मैंने कहा, पर साहब अब तो 3 बज गए हैं। तो इस पर साहब ने कहा, तो क्या हुआ वीर बहादुर, 3 ही तो बजे हैं, अभी परेशान क्यों हो रहे हो? हमें भी पता है आज तनख्वाह का दिन था, आज तुम मज़े करोगे, पर उससे पहले थोड़ा काम कर लो, फिर शाम को तो मज़े करना ही है। इस पर मैंने कहा, अच्छा साहब कर देता हूँ, कहकर मैं काम में लग गया। क्या करता, 3 घंटे थे, मना कैसे करता। हाँ, पर काम जल्दी जल्दी करने लगा कि काम के चक्कर में मैं आज लेट ना हो जाऊं। आखिरकार काम ख़त्म हो ही गया, जिसके बाद मैंने बड़े साहब को 3 फाइल देते हुए कहा, साहब देख लो सारा काम हो गया, अगर आपका काम ख़त्म हो गया होगा तो मैं जाऊं? इस पर बड़े साहब ने कहा, हाँ जाओ, गुस्सा क्यों होते हो, जाओ। जिसके बाद मैंने अपनी साइकिल उठाई और पहुंच गया ताड़ी के दुकान पर। आज तो मुझको रोकने वाला कोई ना था। रोज 2 बोतल पीता था, आज तो 5 हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे अब होश ही नहीं था कि मैंने कितनी बोतलें गटक लीं, और ना ही होश था कि मैं यहाँ ताड़ी की दुकान पर कब से बैठा हूँ। एक आदमी ने मुझसे कहा, भैया घर कब जाओगे, 9 बज गए हैं, आप होश में नहीं लग रहे हो। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, मेरी चिंता मत कर, जा तू घर चला जा, मैं ठीक चला जाऊंगा। और बोलते हुए मैंने अपनी साइकिल उठाई और लड़खड़ाते साइकिल चलाते निकल पड़ा अपने घर की ओर। आज देर भी हो गई थी और मैं अपना रास्ता भी भटक गया था। मैं चलते चलते किसी गलत रास्ते पर आ गया। सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी और आगे जंगल शुरू हो गया। उस जंगल में एक पगडंडी जा रही थी, पर मुझे होश कहाँ था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं साइकिल को पेडल मारता हुआ जंगल में घुस गया। एकदम गहरा अंधेरा। अगर कोई और होता तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाती, पर एक तो मैं नशे में था, दूसरा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता था। जंगल में घुसते ही झिंगुरों की आवाज़ गूंजने लगी। जंगल के सन्नाटे के साथ साथ एक ठंड का एहसास होने लगा। 2 घंटे हो चुके थे, पर मैं रास्ते में ही था और नशा भी अब कम हो रहा था। अब धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, पर मैं आगे बढ़ता रहा। अचानक मेरी साइकिल की चैन उस घने जंगल में उतर गई। मैं साइकिल से उतरा और अपने साइकिल की चैन चढ़ाने लगा। साइकिल की चैन चढ़ा के जैसे ही साइकिल चलानी शुरू की ही थी कि फिर से चैन उतर गई। फिर से मैंने चैन चढ़ाई और फिर एक बार चलने की तैयारी की तो फिर से चैन उतर गई। मैं भी बहुत जिद्दी था। मैं बार बार चैन चढ़ाता और बार बार चैन उतर जाती। ये हादसा तकरीबन 20 बार हुआ होगा। उसके बाद आवाज़ आई, मैं भी देखता हूँ तू चैन कैसे चढ़ाता है। मुझे कोई ललकारे मुझे कतई पसंद नहीं था।
मैंने भी चैन लगाते हुए जोर से बोला, मैं भी देखता हूँ किस माई के लाल में दम है जो मुझे चैन लगाने से रोकेगा। और ये सिलसिला चलता रहा। मैं बार बार चैन चढ़ाता और चेयर फिर से उतर जाती। ये सब करते करीब 2 घंटे बीत गए। मैं पसीने से तर हो चुका था। तभी आवाज आई, मान गए तुझे, न तू डरा और ना ही तूने हार मानी। तेरी जगह अगर कोई और होता तो कब का साइकिल छोड़कर भाग चुका होता। और जो डर जाता है वो हमारा शिकार हो जाता है, पर तू बिल्कुल भी नहीं डरा और ना ही हार मानी। हम सब तुझसे खुश हैं, जा अपने घर निकल जा। पहले तो मैं नशे में था, इसलिए जब पहली बार आवाज आई तो मैंने सोचा कि कोई मुझे बोल रहा है। पर अब 3 घंटे से ये सब होते होते मेरा नशा भी कम हो गया था। मेरी नज़र उसके पास के पेड़ के ऊपर पड़ी तो उस पर 7 सर कटे हुए लटक रहे थे। ये सब वही कर रहे थे। अब मुझे थोड़ा डर तो लगा, पर मैंने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया और साइकिल लेके पसीना पोंछते हुए घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर ही गया था कि एक पंडित बाबा साइकिल पर दिखे। मैंने उस पंडित बाबा से पूछा, बाबा ये रतनपुर गांव कहाँ पड़ेगा? उस पंडित ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा सीधे चले जा, आगे ही रतनपुर गांव है। मैंने साइकिल की पेंडल तेज मारता हुआ आगे निकल गया, पर अचानक मुझे एहसास हुआ कि 2 बजे रात को कोई पंडित इस जंगल में क्या कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैं उस रात 2:30 बजे घर पहुंचा और फिर घोड़े बेचकर सो गया। अगले दिन उसे जंगल की कहानी पता चली कि उस जंगल से गुजर रहे 7 लोगों को एक साथ डाकुओं ने लूटा और 7 का गला काटकर मार डाला। तब से ये 7 सर कटे लोग उसी जंगल में रहते हैं। उस जंगल से गुजरने वाले एक पंडित को भी डाकुओं ने चाकू से घोंपकर मार डाला था और उनका सब कुछ लूट लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।